तो हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि बीपीएससी टीआरई 3 का ये प्रश्न है, हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन है। उसको आज हम लोग देखेंगे दोस्तों, व्याख्या के साथ एकदम मज़े से पढ़ेंगे, दिल खुश हो जाएगा पढ़ करके। एकदम बहुत कुछ इसमें हम आपको सिखा देंगे। और यहाँ देखिए पार्ट 3 है, आप लोग यहाँ पे देख भी रहे होंगे स्क्रीन पे, ये हम लोग का पार्ट 3 है हिंदी में, ठीक है। तो ये पार्ट 3 को हम लोग क्या करेंगे देखते हैं हम। 71 नंबर प्रश्न है, तो भाववाचक संज्ञा क्या होगा इसमें दोस्तों। तो देखिए संज्ञा, आपको लगता होगा संज्ञा से प्रश्न थोड़ी पूछता है बीपीएससी में, देखिए है कि नहीं संज्ञा से प्रश्न। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सुंदरता। लड़की हो जाएगा यहाँ पे क्या, जातिवाचक। गंगा क्या हो जाएगा, गंगा हो जाएगा व्यक्तिवाचक, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, देखिए संज्ञा कितना इजी है। अब 72 नंबर में हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से सर्वनाम की सही परिभाषा। देखिए आपको लगता होगा सर्वनाम नहीं पूछता है, देखिए सर्वनाम कितना इजी है। तो आप सर्वनाम का परिभाषा तो बचपन में भी पढ़ते होंगे, संज्ञा के स्थान पर आने वाला शब्द। सोचिए ये सब चीज़, अगर संज्ञा सर्वनाम आप पढ़ करके आप नौकरी ले रहे हैं तो कितना आसान बात है आपके लिए। तो अगर आप बीपीएससी का क्वेश्चन से घबराते हैं तो देख लीजिए भाई, अब समझ लीजिए कितना इजी है। अब ये जानते हैं कहाँ का क्वेश्चन है, बीपीएससी टीआरई 3 का पीजीटी का है, 11-12 का। आपको विश्वास नहीं होगा कि पीजीटी में 11-12 में टीचर बनने के लिए इतना इजी प्रश्न पूछा जा रहा है। बताइए पीजीटी का प्रश्न है, पर आप घबराइएगा मत। जो 6 to 8 और 9, 10 के हैं वो भी देखते जाइए पूरा, देखिए कितना इजी प्रश्न है, तो डरना नहीं है। अब चलिए आगे चलते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं बताइए। सर्वनाम के देखिए कितना आसान प्रश्न है। सर्वनाम के भेद पूछ रहा है, तो कितना भेद होता है हम आपको बार बार समझाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। संज्ञा का देखिए 5 भेद होता है। तो संज्ञा का बड़ा भाई कौन है, सर्वनाम। तो सर्वनाम एक बच्चा समझिए उसके पास ज़्यादा है, तो संज्ञा का 5 बच्चा, तो सर्वनाम बड़ा भाई है तो उसका 1 बच्चा ज़्यादा हो गया, तो सर्वनाम का 6 बच्चा। दोस्तों इसी तरीके से आप याद रखिए, बहुत मज़े से आप सीख जाएंगे, आपको याद लाइफ टाइम तक रहेगा, कभी मत भूलेंगे आप, ठीक है। सर्वनाम का 6 बच्चा, संज्ञा का 5 बच्चा। अब आगे चलते हैं, हम इसका सब कुछ आपको बताएंगे, पर अभी हम उतना ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे। वह धीरे धीरे चलता है दोस्तों। देखिए यहाँ पे कह रहा है धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे क्या है, कह रहा है धीरे धीरे क्या है, तो ये क्या है, एक प्रकार का सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये क्रिया विशेषण है, पर क्रिया विशेषण पहचानेंगे कैसे। तो क्रिया विशेषण पहचानने के लिए हम आपको ट्रिक दे देते हैं, आप उससे आप आराम से पहचान लेंगे। क्रिया विशेषण, पहले तो ये जाने क्रिया विशेषण कहते किसको हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। तो क्रिया का विशेषता, तो पहले हमको क्रिया खोजना है। तो बताइए वह धीरे धीरे चलता है दोस्तों, इसमें क्रिया क्या होगा बताइए आप ही। वह धीरे धीरे चलता है, तो चलता देखिए यहाँ क्रिया होगा। क्रिया में क्या लगा देंगे, बस कैसे लगा देंगे। क्रिया में आप कैसे लगा करके प्रश्न कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, क्रिया विशेषण मिल जाएगा। क्रिया में बस कैसे, तो क्रिया क्या है, चलता, चलता में कैसे लगा दीजिए, वह कैसे चलता है, तो उत्तर क्या आ गया दोस्तों, धीरे धीरे चलता है। तो ये धीरे धीरे क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। मेरी बात को आप समझ गए होंगे दोस्तों, तो ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। आ गया बात समझ में। अब चलिए अब आगे चलते हैं। 75 में, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द नहीं है। क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से विशेषण शब्द नहीं है। तो बताइए विशेषण, आप देखिए यहाँ पे विशेषण पूछा है, देखिए क्रिया विशेषण, विशेषण, ये सब आप अच्छे से एकदम पढ़ लीजिए। यही सब पीजीटी का प्रश्न है भाइयों, कितना इजी प्रश्न पूछ रहा है और आप लोग डरते हैं। बताइए है कोई लेवल। विशेषण शब्द नहीं पूछ रहा है कि कौन सा विशेषण नहीं है। तो काला, हम आप लोगों को बताएं, कोई भी रंग आ जाए तो विशेषण हो जाता है। तो ये तो विशेषण हो ही गया काला, तो काला तो होगा नहीं। अब देखिए दयालु, ये भी क्या है, विशेषण है। दयालु भी क्या है, विशेषण। पर इसको हम पहचानेंगे कैसे कि विशेषण है, तो कैसा आप लगा दीजिए, कैसा का जो उत्तर दे दे वो क्या हो जाएगा, विशेषण। जैसे हम कहते हैं राम दयालु लड़का है, तो राम कैसा लड़का है, तो दयालु है। पर इसी कैसा की जगह आप कैसे कर देते हैं, तो कैसे से क्रिया विशेषण मिल जाता है, कैसे प्रश्न करके। और कैसा अगर करते हैं तो कैसा से विशेषण मिल जाता है, ठीक है। तो राम दयालु लड़का, राम कैसा लड़का है, राम दयालु लड़का है, तो दयालु क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। और कैसे अगर कह देते हैं वह धीरे धीरे चलता है, तो वो कैसे चलता है, एक में कैसे है एक में कैसा है। कैसे हो जाएगा क्रिया विशेषण में, और कैसा हो जाएगा विशेषण में। ये हम बार बार इसीलिए दोहरा देंगे, आप कंफ्यूज में ना हो जाए कि एक ही जैसा लग रहा है सर दोनों, तो इसलिए हम आपको अच्छे से समझा दिए। तो यहाँ सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रकृति, ठीक है। 75 के बाद हम लोग देखिए, यही ओरिजिनल क्वेश्चन का यही पहचान है, ओरिजिनल प्रश्न का यही पहचान है। जो ये कोड आप देख रहे हैं ना, ये ओरिजिनल प्रश्न का पहचान है, ठीक है। अब चलिए अब आगे चलते हैं। ओरिजिनल क्वेश्चन का पीडीएफ था। पेड़ से पत्ता गिरता है, हम लोग देखेंगे दोस्तों, पेड़ से पत्ता गिरता है, तो हम लोग क्या समझेंगे यहाँ पे, एक बात आप समझिएगा, पेड़ से पत्ता गिरता है, तो यहाँ हम लोग एक बात समझेंगे, से लगा हुआ है, और जब से लग गया तो ये कौन सा कारक। देखिए कारक आपसे पूछ रहा, कारक आप अच्छे से पढ़ लीजिए। हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं और संस्कृत में 7 भेद होते हैं, क्योंकि संस्कृत स से संस्कृत और स से 7, आप कंफ्यूज में रहते हैं हमेशा बार बार दोस्तों कि संस्कृत में कितना होता है, हिंदी में 8 होता है कि संस्कृत में 8 होता है, कुछ पता नहीं चलता है।
तो आज से आप ट्रिक याद कर लीजिए, स से संस्कृत और स से सात, तो संस्कृत में 7 भेद होते हैं और हिंदी में 8 भेद होते हैं। ठीक है, कारक के हिंदी में 8 भेद होते हैं। अब देखिए यहाँ पे से लगा हुआ है, तो से में हम लोग क्या करेंगे, पेड़ से पत्ता गिरता, से जो 2 जगह लगता है, एक देखिए करण में भी से लगेगा, पर करण में जो लगता है प्लस के संबंध में, और अपादान में भी से लगता है। देखिए तो यहाँ भी से रहेगा और यहाँ भी से रहेगा, मतलब से दोनों जगह रहता है, करण में भी और अपादान में भी। ठीक है दोस्तों, पर दोनों हम लोग कैसे पता करेंगे, जो अपादान होता है, अपादान में अलगाव के संबंध में होता है, अलग होने के संबंध में, तो पेड़ से पत्ता गिरता है, ये हो जाएगा अपादान कारक। कौन कारक, अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, और करण क्या हो जाएगा, जैसे वह कलम से लिखता है तो कलम पकड़ के लिखता है, तो मतलब पकड़ के अगर हम लिख रहे हैं तो क्या हो रहा है, जुड़ाव हो रहा है, तो जुड़ाव हो जाएगा तो करण हो जाएगा। वहां पे जुड़ाव के संबंध में अगर से आएगा तो वो करण कारक, और अलगाव के संबंध में अपादान कारक। ठीक, आप समझ, जैसे पेड़ से बंदर कूदता है, तो पेड़ से बंदर कूदता है माने क्या, यहाँ भी देखिए से आया, पेड़ से बंदर कूदता है, तो यहाँ से आया, तो से का अर्थ यहाँ क्या हुआ, अलग होने के संबंध में, तो ये दान हो गया, अपादान। और ऐसे भी हम लोग इसका नाम में छुपा अपादान, दान माने हम लोग जब कोई चीज दान करते हैं तो हमसे अलग हो जाता है, तो अब नाम है इसका क्या, दान करना, दान करना माने अलग हो जाना, जब अलग हो जाएगा तो अलगाव के संबंध में अपादान, और करण में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हम बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किए दोस्तों। अब आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द बताएंगे। एक वचन में प्रयुक्त कौन कौन शब्द होता है एक वचन में प्रयुक्त, तो एक वचन में प्रयुक्त हो। देखिए एक वचन बहुवचन आपको कितना इजी प्रश्न है, पर आपको यहाँ पे इजी तो लग रहा होगा, पर ये थोड़ा सा लेवल का प्रश्न दिया है। देखिए जनता और वर्षा दोस्तों, ये हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है, समझ गए। इसका बहुवचन नहीं बना सकते हैं आप जनता और वर्षा का, पर हवा का बहुवचन बना सकते हैं हवाएं। ठीक है, हवा का हवाएं बना सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जनता और वर्षा, जनता, इसमें और भी कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा एक वचन में होते हैं, जैसे जनता, वर्षा, प्रत्येक, आकाश, भीड़, सत्य, क्षमा। ठीक है, एक हम यहीं से आपको कुछ एक ट्रिक बता देते हैं याद करने का नियम। जैसे जितने भी द्रव्यवाचक, जो भी द्रव्य जो होती है, जो द्रव्यवाचक संज्ञा है, सब किस में चला जाएगा, संज्ञा नहीं बताएंगे यहाँ पे हम, जो भी द्रव्य होते हैं उसको क्या कहेंगे हम लोग, एक वचन में होता है हमेशा। ठीक, और जो भी धातु होता है वो भी एक वचन में होता है, जैसे सोना, चांदी, पीतल, तांबा, सब एक वचन में होता है। और हम लोग इतना तो बात समझ गए। और जो समूहवाचक में, जैसे जनता, सभा, टोली, समूहवाचक भी सब क्या होता है, एक वचन में, याद रखेंगे दोस्तों। अब कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जैसे दर्शन, प्राण, समाचार, हस्ताक्षर, आशीर्वाद, आंसू, केस, होश, ये सब हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। ये वीडियो देखने के बाद ना आप एक बार ये सबको नोट कर लीजिएगा दोबारा देख करके। ठीक है, ये सब चीज़ों को जो हम बता रहे हैं अभी आप सुन लीजिए एक बार अच्छे से, बाद में नोट कर लीजिएगा, अब काम आएगा आपको। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम लोग चलते हैं 77 के बाद 78 में। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो कहीं भी देखिए दोस्तों, आप अगर देखिएगा चंद्र बिंदु अगर आपको दिख जाए तो वो हमेशा तद्भव होता है, तो याद रखिएगा। हम तत्सम तद्भव का एक अलग से ट्रिक बता देंगे आपको। ठीक है, बाद में यहाँ पे सही होगा, तत्सम शब्द सत्य हो जाएगा। ठीक है, तत्सम क्या हो जाएगा, जो संस्कृत के समान जो शब्द होता है, जो संस्कृत से आया हिंदी में, वो उसको तत्सम बोलते हैं। हम आपको बाद में इसको अच्छे से पढ़ाएंगे। अब 79 नंबर में हम लोग चलते हैं। 79 में देखिए दोस्तों क्या है, कर्म तत्पुरुष समास वाले, देखिए समास आपको अच्छे से पढ़ लेना है, एकदम अच्छे से, क्योंकि समास से 3-4 प्रश्न आपके एग्जाम में रहते हैं। तो 79 का क्या हो जाएगा, सी। वनगमन, तो वनगमन में क्या होगा, कर्म तत्पुरुष, कर्म में देखिए तत्पुरुष समास, तो जो तत्पुरुष समास होता है उसमें तो वही कारक का चिन्ह ही सब काम करता है। कारक का 6 कारक टोटल 8 होते हैं, उसका 6 मतलब दूसरा से लेकर के 7वां तक का पूरा कारक उसमें होता है, समझ गए। 6 भेद होते हैं तत्पुरुष समास के, और वो तो कारक का ही चिन्ह वहाँ पे आता है 6। एक कर्ता लास्ट वाला चला जाता है और संबोधन, ये 2 छोड़ करके सब रहता है इसमें। ठीक है, हम बाद में उसको अच्छे से बताएंगे। तो कर्म तत्पुरुष में वन को गमन, कर्ता ने कर्म को, तो वन को गमन कहने का मतलब हो गया वन गमन। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम लोग चलते हैं। अब 80 नंबर में है प्रश्न। अब यहाँ पे देखिए, फिर देखिए समास भी आ गया है, तो समास में हम लोग ध्यान देंगे। सही कथन का चयन कीजिए। तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है, सही बात है। देखिए खुद कह रहा है, द्वंद्व खुद कह रहा है हम 2 हैं, और 2 जब द्वंद्व मैंने दोनों रहेगा प्रधान, जैसे रात दिन, तो रात भी प्रधान है, दिन भी प्रधान है, दोनों प्रधान से डरिए उड़िएगा मत कि प्रधान यहाँ पे क्या है, प्रधान उधान कुछ नहीं है दोस्तों, बस द्वंद्व इसका डायरेक्ट याद कर लीजिए। द्वंद्व माने दोनों, दोनों क्या होगा, प्रधान रहेगा। ये तो खुद कह रहा है हम द्वंद्व है, द्वंद्व माने दोनों प्रधान रहेंगे। अब देखिए तत्पुरुष, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, ये भी सही है। तो तत्पुरुष में भी क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, सही बात है। क्योंकि देखिए तत्पुरुष, तत्पुरुष में 2 पद है, एक तत्, दूसरा पद है पुरुष। तो पुरुष तो ऐसे भी कहा जाता है, हमेशा प्रधान माना जाता है,
हम यहाँ पे देखिए लेडीज और जेंट्स हम अलग अलग नहीं कर रहे हैं, बस एक ट्रिक बनाने के लिए हम आपको समझा रहे हैं। मेरी बात को कोई अगर महिला देख रहे हैं तो बुरा मत मानिएगा, समझ गए। हम बस ट्रिक बनाने के लिए यहाँ पे आपको हम समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। देखिए तत्पुरुष दो चीज़ों से मिलकर बना, एक तत् और एक पुरुष। तो पुरुष दूसरे शब्द में क्या पुरुष, तो पुरुष तो हमेशा प्रधान ही होता है, ट्रिक बता रहे हैं बस समझने के लिए। तो पुरुष जहाँ पे आ जाए तत्पुरुष, समझिएगा इसका दूसरा पद प्रधान है, क्योंकि दूसरा पद में पुरुष है तो पुरुष ऑटोमेटिक प्रधान हो गया, तो याद कर लीजिएगा। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, तो तत्पुरुष। अब देखिए अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है, सही बात है भाई। अव्ययी में यहाँ पे देखिए क्या लगा हुआ है, अब किसी भी देखिए वर्णमाला का क्या होता है, पहला अक्षर ही अ होता है, अ आई से चालू होता है, तो अ तो पहला पद है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, पहला पद प्रधान होता है। बस एक ट्रिक हम सब आपको बता रहे हैं, समझ गए, कि इस तरह से आपको समझ करके याद कर लें तो तीनों सही होगा। तो इसका क्या होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, बात समझ गए। 80 का डी हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न में हम लोग चलेंगे, 81 नंबर में। हम आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप भी समझ रहे होंगे। तो अगर अच्छा लग रहा हो दोस्तों हमारा वीडियो तो आप जल्दी से लाइक कर दीजिए। लाइक करने में थोड़ा सा भी नहीं है कीजिए, लाइक करने से, और जब वीडियो समाप्त हो जाए तो लास्ट में कुछ अच्छा सा कमेंट कीजिए, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और इससे भी ज़्यादा जुनून और ऊर्जा के साथ मैं आपको पढ़ा सकूँ। ठीक है, आप हमारे लिए कुछ अच्छा कमेंट कीजिएगा ताकि हमको भी मनोबल मिले। ठीक है, अब चलिए 81 का हम लोग देखेंगे, धनुष शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। धनुष शब्द, तो धनुष का पर्यायवाची हो जाएगा पिनाक। पिनाक को धनुष कहा जाता है, पर्यायवाची शब्द है पिनाक। अब देखिए कृपान, कृपान किसको कहा जाता है, कृपान देखिए तलवार को ऐसे कहा जाता है, खास करके खंजरी टाइप का होता है। तो खंजर जो होता है, जैसे सिख धर्म के लोग को देखते होंगे आप, जो छोटा सा चाकू रखे रहते हैं ना कमर में बांध करके, उन्हीं उसको ही कृपान बोला जाता है। और एक तरनी है, ये देखिए तरनी मने होता है नौका। तरनी मने क्या होता है, नौका मने नाव। जैसे तरनी, तरनी मने तैरता है, कहाँ नाव तैरता है ना पानी में, तो तरनी इस तरह से आप याद कर लीजिए। और कृपान मने, तो चलिए हम समझा दिए आपको। अब 81 के बाद दोस्तों आगे हम लोग 82 में, क्रिया विशेषण वाक्य है। बताइए क्रिया विशेषण वाक्य है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्रिया विशेषण हम आपको पहचाना सिखाए थे, क्रिया विशेषण हम आपको पहचाना सिखाए थे, पर कहे थे कैसे लगा दीजिएगा तो क्रिया विशेषण मिल जाएगा। पर क्रिया विशेषण का 4 भेद होता है, तो चारों भेद को अलग अलग तरीके से पहचानते हैं हम लोग। तब देखिए पहला प्रश्न है, राधा कल आएगी। तो जब समय का कहीं बात हो जाए तो समझ जाइएगा वो क्रिया विशेषण है। और समय में क्या लगा देंगे दोस्तों, कब। तो राधा कब आएगी, हम आपको बताए थे क्रिया विशेषण किसको कहते हैं, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग राधा कल आएगी, तो हम लोग यहीं पे हम आपको समझाने के लिए किए हैं। तो आएगी, यहाँ पे देखो क्रिया है, तो क्रिया के आगे हम लोग क्या लगा देंगे, क्रिया आएगी, कब आएगी, राधा कब आएगी, तो कल आएगी। ठीक है, तो कल क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रिया विशेषण हो जाएगा। कल क्या होगा दोस्तों, क्रिया विशेषण। ठीक है, अब हम लोग आगे समझते हैं। तो क्रिया विशेषण पहचानने के लिए इसका 4 भेद होता है क्रिया विशेषण का, RKSP, RKSP। इसका ट्रिक हम आपको दे रहे हैं। R से रीतिवाचक, K से कालवाचक, S से स्थानवाचक, P से परिमाणवाचक। समझ गए। तो K से देखिए कालवाचक, कालवाचक अगर क्रिया विशेषण आपको पहचानना है, ये 2 नंबर वाला, तो इसमें क्या करेंगे आप, कब लगा देंगे। क्या लगा देंगे, कब। देखिए हम हाथ से उंगली से लिख रहे हैं, इसे लिखने में उतना अच्छा से नहीं बनता है, तो देखिए कब लगा देंगे तो क्या हो जाएगा। और R वाले रीतिवाचक में कैसे लगा देंगे, क्या लगा देंगे, कैसे। अब देखिए घचपच ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको हम यहाँ शॉर्ट में बता रहे हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, राधा कल आएगी। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। इसमें तो कहीं कुछ देखिए क्रिया विशेषण का बात ही नहीं चल रहा है। अब मेरा घर है या मेरे मित्र का, इसमें भी कुछ नहीं चल रहा है, तो ये दोनों तो ऐसे ही गलत हो गया, बस एक सही होगा। ठीक है, कब कैसे का उत्तर जो दे दे वाक्य में वो क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। अभी हम और भी बहुत कुछ बताएंगे। गुण संधि का उदाहरण हम लोग देखते हैं दोस्तों, गुण संधि। तो गुण संधि में क्या होता है, ये देखिए इसका सही उत्तर होगा सुरेंद्र। हम देखिए आपको संधि पढ़ाएंगे तो वहाँ पे बहुत अच्छे से बताएंगे। अभी हम शॉर्ट में चलेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल करेंगे तो फिर वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है, फिर आप लोग देखते नहीं हैं अच्छे से, आपको भी बोरिंग लगता है कि बहुत बड़ा वीडियो बना दिया है। तो देखिए गुण संधि यहाँ सुरेंद्र हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या बताए थे, माथे पे एक फूल रहना चाहिए, उसमें क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा गुण संधि, AOR होता है। तो कहिएगा सर यहाँ देवेंद्र में भी तो एक फूल है, पर ये देखिए बीच में नहीं है दोस्तों, बीच में होना चाहिए। देखिए र देखिए बीच में है, तो र के ऊपर में जो बीच में होना चाहिए एक फूल, समझ गए। और देव में क्या है, शुरू में ही आ गया है एक फूल, इसलिए वो नहीं होगा। हम इसका और भी तरीका हम आपको बताएंगे, यही सिर्फ हम इतना से ही हमारा बात को आप नहीं मान लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग चलते हैं। 83 के बाद 84 में यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा, यसह जोड़ दा, क्या हो जाएगा, यसह जोड़ दा। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, यह वही व्यक्ति है जो कल आया था, यह वही व्यक्ति है जो कल आया था, वही व्यक्ति जो कल आया था। देखिए यहाँ पे जो आ गया,
तो जब जो सो जैसे वैसे आ जाए तो क्या हो जाएगा, मिश्रित वाक्य हो जाएगा। हम लोग आपको बताए थे कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। रचना रचना 3 अक्षर से मिलकर बना, इसका मतलब इसका 3 भेद, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। तो यहाँ जो सो जब आ जाए कहीं भी वाक्य में, जैसे तैसे, की, अगर सिर्फ की लगा रहे, क्योंकि, की, तो ये सब क्या हो जाएगा, मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, 85 हम आपको बता दिए। अब हम लोग चलेंगे आगे 86 की ओर। शुक्ल का विलोम क्या होगा, शुक्ल। देखिए शुक्ल पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष होता है। तो शुक्ल माने क्या होता है, उजला जो चांदनी वाला रात होता है वो शुक्ल पक्ष वाला होता है। कृष्ण पक्ष माने जो अमावस्या वाला टाइम होता है वो क्या उसको कहते हैं, कृष्ण पक्ष। क से कृष्ण, क से काला, याद रखिएगा, क से कृष्ण, क से काला। ठीक है, तो कृष्ण पक्ष जो होता है वो काला होता है, वो अमावस्या जो होता है कालापन का संकेत है, और शुक्ल पक्ष जो होता है वो उजलापन का, चांदनी का प्रतीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, उजाला का प्रतीक है। बहिरंग का विलोम शब्द क्या होगा, देखिए कितने ईजी प्रश्न है। बहिरंग का, आप लोग यहाँ फंसेंगे, कोई कर देगा अतरंग, कोई कर देगा अनुरंग, नहीं दोस्तों, अंतरंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही उत्तर अंतरंग। ठीक है, याद रखिएगा, बहिरंग का अंतरंग। चलिए अब आगे चलते, 87 के बाद 88। कोयल का संधि पर्यायवाची बताइए, कोयल का, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, पीक। देखिए काग मने तो क्या होता है, काग मने कौवा होता है। ठीक है, तो कोयल का क्या हो जाएगा, पीक हो जाएगा। ये सब कितना इजी प्रश्न है बताइए, आपका पीजीटी में पूछा जा रहा है, कितना हल्का हल्का प्रश्न। तो अब देखिए 89 में अनुचित बात के लिए आग्रह करना है, अनुचित बात के लिए आग्रह करना। तो बताइए दोस्तों, तो अनुचित बात के लिए आग्रह करना, इसको अनुचित के लिए क्या हो जाएगा, दुराग्रह। क्या हो जाएगा, दुराग्रह। चलिए कितना आसान प्रश्न था। 89 के बाद 90 में हम लोग चलेंगे। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त, ये सही होगा। वाल्मीकि क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए वाल्मीकि में जो क है ये क इधर से होगा वाल्मीकि में। ठीक है, ये वाल्मीकि में क इधर से होगा, बात आप समझिएगा, बाकी तो ठीक है। तो इसीलिए वो गलत था, और ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, बस एक सही है। ठीक है, देखिए शुद्ध बर्तनी वाला भी आपको ध्यान रखना है। शुद्ध बर्तनी वाला देखिए शब्द फिर से आ गया। तो देखिए शुद्ध बर्तनी का एक हम आपको तरीका बताते हैं। शुद्ध बर्तनी में आपको तीनों ऑप्शन नहीं देखना, आप तीनों चारों ऑप्शन देखेंगे तो आप फंस जाएंगे, आता हुआ चीज भी आप गलत कर देंगे, आप उलझ जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको क्या करना, जैसे आप देखें यहाँ पे ज्योत्सना, तो पूरा नहीं पढ़ना, बस ऊपर से शॉर्ट में पढ़ना ज्योत्सना। तो तुरंत आप क्या करिए, आप खुद से आपका जो एग्जाम होता है पेन पेपर बेस्ड होगा, या ऑनलाइन भी मान लीजिए किसी का या स्टेट एग्जाम देखिए ऑनलाइन होगा, पर बीपीएससी ऑफलाइन होता है। तो आप तुरंत, आपके पास कागज कलम भी मिलता है, तो पेन पेपर मिलता है, तो पेन पे मतलब कागज से, पेन से जल्दी से अपना एकदम पेज पे आप लिख दीजिए उसको। जैसे ज्योत्सना है तो आप खुद लिखने का प्रयास कीजिए। अगर आप खुद लिख दीजिएगा ना तो ऑटोमेटिक आप सही कर ले जाइएगा। पर अगर आप ऑप्शन देखिएगा तो आप उलझ जाइएगा, आपको आता हुआ चीज भी कंफ्यूजन हो करके आपको गलत कर देंगे आप। ठीक है, तो आप तुरंत जैसे देखिएगा ज्योत्सना है तो आप फटाक से अपना कॉपी पे खुद से लिख दीजिए। आप खुद से जो एक बार में लिखेंगे ना एकदम सटीक सही लिख दीजिएगा, क्योंकि आपको चीज आ रहा है पर आप जब यहाँ देखिएगा तो उलझ जाते हैं आप। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, हम लोग 92 में चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य क्या होगा, तो शुद्ध वाक्य बताइए क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे ये गलत है, हाँ, तो शुद्ध वाक्य देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ पढ़ना पड़ेगा हमको भी। हाँ, तो देखिए सीता घर पर नहीं है, ये शुद्ध वाक्य हो गया। अब कहिएगा सर 4 बजा है, तो 4 देखिए क्या है, यहाँ पे बहुवचन है, तो जब बहुवचन है तो 4 बजे हैं होगा, अभी 4 बजे हैं, बजा है नहीं, अभी 4 बजे हैं। महादेवी एक प्रसिद्ध कवित्री थी, समझ गए, कवि नहीं, महिला है ना तो कवित्री होंगे। ठीक है, कवित्री का भी आपका देखिए शुद्ध वर्तनी में लिखने के लिए बोल दिया जाता है कभी कभी। तो कवित्री कैसे लिखा जाता है इसको भी आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कवित्री का शुद्ध वर्तनी के रूप में। ठीक है, अब 92 के बाद 93, आंखें बिछाना, आप फंसेंगे यहाँ पे, पक्का आप फंसेंगे। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो आपको लग रहा होगा अत्यधिक प्रतीक्षा करना, नहीं दोस्तों ये गलत हो जाएगा। आंखें बिछाना माने आदर सत्कार करना, बस इसको क्या कैसे याद रखेंगे, आंखें बिछाना। बिछाना माने जब कोई हमारे परिवार, कोई गेस्ट उस्ट हमारे घर पे आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उनके लिए बेड उड बिछाते हैं कि नहीं बिछाते हैं। तो समझिए कि आंखें बिछाना मैंने याद करने का तरीका बता रहे हैं भाई। तो आंखें बिछाना क्या हो जाएगा, आदर सत्कार करना। बिछाना मैंने आदर सत्कार करना। ठीक है, याद रखिएगा, फंसना नहीं है। आधा तीतर आधा बटेर, आधा तीतर आधा बटेर, लोकोक्ति का अर्थ क्या है, यहाँ पे आप फंस जाएंगे फिर से। आपको लगा कि सर मिलावटी माल होगा, नकली माल, धूर्त माल, ये सब कुछ नहीं होगा दोस्तों, सब गलत है। आधा तीतर आधा बटेर माने इसका मेल हो ही नहीं सकता है, ये बेमेल चीज होता है, जिसका मिलाना असंभव हो उसको क्या कहते हैं, आधा तीतर आधा बटेर। बेमेल चीजों को आधा तीतर आधा बटेर कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है, आप समझ गए होंगे। व्यायाम शब्द में कौन सी संधि है दोस्तों, देखिए हम आपको एक बात बताते हैं, य र और ये देखिए व्यायाम, देखिए जहां भी आधा अक्षर आ जाए आपका, कोई भी आधा अक्षर य के सामने आ जाए आधा अक्षर, ठीक है, तो कोई भी य व र के सामने आगे कोई आधा अक्षर आ जाए तो क्या समझिएगा आप, क्या समझिएगा कि क्या है वो, यन संधि है। कौन सा संधि है, यन संधि।
कौन सा संधि? यण संधि। याद रखिएगा, जहां भी आधा अक्षर आ जाए य, र और व के आगे में तो समझ जाइएगा वो यण संधि है। तरीका हम आपको बता दिए हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? यण संधि। ठीक है, देखिए य के आगे आ गया ना आधा व, तो इससे क्या हो जाएगा? यण संधि हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। कीर्ति लता के रचनाकार, अब देखिए यहाँ से साहित्य स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। कीर्ति लता के रचनाकार, अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, थोड़ा विस्तार से हम लोग यहाँ से देखने चलते चलेंगे, ऐसे तो विस्तार कर ही रहे थे। तो कीर्ति लता के रचनाकार कौन है? विद्यापति। यही विद्यापति का जन्म 1350 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? ये हमारे बिहार के कवि हैं, तो इसलिए इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा आप लोग विद्यापति को। इनका जन्म 1350, ये आदिकाल के कवि हैं। आदिकाल भक्ति काल होता है, तो ये आदिकाल के कवि हैं। विद्यापति 1350 में इनका जन्म हुआ था। और ये कीर्ति लता किस भाषा में लिखा हुआ? कीर्ति लता तो ये अबहट में लिखा है। किस भाषा में? अबहट में। अबहट को ही अपभ्रंश कहा जाता था, तो उसी का टूटा फूटा रूप है अपभ्रंश, अबहट। समझ गए? और कीर्ति लता में कीर्ति सिंह, ये देखिए जो विद्यापति थे ये दो राजा के यहाँ, मतलब कि कीर्ति सिंह और शिव सिंह के बारे में इन्होंने लिखे हैं। तो कीर्ति लता में कीर्ति सिंह के बारे में लिखे हैं और कीर्ति पताका में शिव सिंह के बारे में लिखे हैं। ये दो राजा के पास रहते थे, शिव सिंह एक कीर्ति सिंह। तो कीर्ति लता जो है ये कीर्ति सिंह के बारे में लिखे हैं इस किताब में। एक इनका किताब है कीर्ति पताका, तो कीर्ति पताका में शिव सिंह के बारे में लिखे हैं। याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों, आपको भूलना नहीं है ये सब चीज़ें। अब विद्यापति के बारे में आपको अच्छे से याद रखना है। इनका एक पदावली है, एक गोरच विजय नाटक है इनका, और एक पदावली है, वो मैथिली भाषा में लिखा हुआ है पदावली। याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछता है, हम आपको विस्तार से बता दिए। चलिए, सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है दोस्तों? सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। आप जानते हैं जितने भी सिद्ध होते हैं सबके नाम के लास्ट में पा लगा रहता है। कन्हपा, सरहपा, लूहीपा, तो सभी के सिद्धों के लास्ट में क्या लगा रहेगा? पा लगा रहेगा। और जो सिद्ध थे ना ये बौद्ध धर्म से संबंधित थे। कौन धर्म से? बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से संबंधित थे। और यहीं से नाथ पंथ जो थे ना, तो नाथ पंथ भी यही सिद्ध से ही होते हुए आए थे। ये सिद्धों को ही बाद में नाथ, जैसे आप समझ रहे हैं, तो नाथ ही सब सिद्ध नाथ भी हुए थे। चलिए हम लोग आगे। अंपरनाथ की संख्या कितनी थी? 9 थी। नाथ में कितने थे? 9 थे। याद रखिएगा, प्रश्न ये सब पूछा जाता है, इसलिए हम आपको अच्छे से बता देते हैं दोस्तों। अब आगे हम लोग चलते हैं। हिंदी साहित्य के आदि काल से संबंधित सिद्ध कवि किस धर्म के अनुयायी थे? देखिए फिर वही प्रश्न आ गया जो कह रहा है हिंदी साहित्य के आदि काल से संबंधित सिद्ध कवि, जो सिद्ध कवि थे किस धर्म के अनुयायी थे? तो बौद्ध धर्म। याद करने के लिए देखिए सिद्ध में भी क्या लगा हुआ है दोस्तों? सिद्ध में क्या लगा हुआ है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिद्ध जो लगा हुआ है, ध लगा हुआ है, यहाँ भी बौद्ध में भी देखिए ध लगा है, तो इससे सिद्ध बौद्ध एक जैसा सुनने में भी लग रहा है। तो सिद्ध को डायरेक्ट मिला दीजिएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ट्रिक बता रहे हैं याद करने के लिए, क्योंकि हिंदी साहित्य में बिना ट्रिक के आप उलझ जाएंगे, कन्फ्यूज बहुत ज़्यादा होंगे। हर जगह को आप कहीं ना कहीं ट्रिक से याद कीजिएगा, लिंक जोड़ के, टोका फंसा करके, इधर उधर कुछ सेट करके, तो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा और एग्जाम में भी आप कन्फ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, सिद्ध में देखिए ध लगा हुआ है, द में ध, यहाँ भी देखिए बौद्ध में भी ध लगा हुआ है। तो ये दोनों का कनेक्शन देखिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो जब कनेक्शन मिल रहा है तो सिद्ध बौद्ध एक जैसा मिला देंगे, काम हो गया हम लोग का। चलिए 99 में चलेंगे। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है दोस्तों? पृथ्वीराज रासो के तो चंद्रवरदायी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? चंद्रवरदायी, एकदम याद रखना है। नाथों की संख्या कितनी? देखिए अभी हम बताए थे, वो आ भी गया। नाथों की संख्या देखिए 9 है। न से 9 नाथ, न से 9, याद रखिएगा, न से नाथ, न से 9, तो न से नाथ, 9 से 9, नाथों की संख्या 9 है। एकदम डरना नहीं है। इसी में मच्छिंद्र नाथ हैं, गोरखनाथ हैं, और भी बहुत सारे नाथ हैं, हम आपको बाद में बताएंगे। अब हम लोग चलते हैं संस्कृति के 4 अध्याय। देखिए पुस्तक के लेखक, संस्कृति के 4 अध्याय दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया। किनके द्वारा? तो रामधारी, अब देखिए यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर हमारे बिहार के कवि हैं, बिहार के बेगूसराय के सिमरिया गांव के रहने वाले हैं। तो इसलिए आपको इनको याद रखना है। बिहार के जो भी कवि हैं उनसे तो जरूर प्रश्न आपका बीपीएससी में पूछा जाएगा, चाहे स्टेट में भी। तो संस्कृति के 4 अध्याय इनका किताब है, जो 1956 में प्रकाशित हुआ था, और इसी किताब पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। याद रखिएगा, इसी किताब पर इनको साहित्य अकादमी मिला था 3 साल के बाद। 56 में किताब प्रकाशित हुआ और 3 साल के बाद 59 में इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। याद रखिएगा यहाँ पे एक और बात दोस्तों कि देखिए स से संस्कृति, स से क्या हुआ? संस्कृति, और स से साहित्य अकादमी। इनका तो ढेर सारा रचना है, पर आपको साहित्य अकादमी का पूछा जाता है कि किस रचना पे दिनकर जी को साहित्य अकादमी मिला है, तो आपको याद रखना है कि कौन सी रचना? संस्कृति के 4 अध्याय। बाद में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हम ट्रिक बता रहे हैं। स से संस्कृति और स से साहित्य अकादमी, तो इनको साहित्य अकादमी किस पे मिला है? संस्कृति के 4 अध्याय पे, क्योंकि स से संस्कृति और स से साहित्य अकादमी। तो इसलिए आपको क्या करना है दोस्तों? लिंक जोड़ करके याद कर लेना है। 56 में ये किताब निकला था संस्कृति के 4 अध्याय, समझ गए, 1956 में, और 3 साल के बाद इनको साहित्य अकादमी मिल गया था 1959 में। ठीक है, वो साहित्य अकादमी मिला था 59 में। इनकी एक और रचना है, उनको उस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था।
देखिए 59 में इनको तो एक तो पुरस्कार ये मिला ही था साहित्य अकादमी में, उसी टाइम में इनको पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला था, याद रखिएगा। पद्म भूषण जो पुरस्कार है, हमारे भारत के राष्ट्रीय 4 पुरस्कार होते हैं, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ठीक है। तो पद्म भूषण इनको मिला था 59 में ही, माने साहित्य अकादमी भी मिला था और पद्म भूषण भी मिला था। पर पद्म भूषण इनको संस्कृति के 4 अध्याय पे नहीं मिला था, याद रखिएगा। संस्कृति के 4 अध्याय पे इनको साहित्य अकादमी मिला था, पर उसी साल इनको पद्म भूषण मिला था 59 में, और 59 में ही ये साहित्य अकादमी भी मिला था। पर और हम बात कर लेते हैं दोस्तों, इनका एक उर्वशी एक रचना है जो 1961 में लिखा गया है, उर्वशी 1961 में। तो पर आप याद रखिएगा उस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है दिनकर जी को 1972 में। कब मिला है? 1972 में। किस पे? तो उर्वशी नामक रचना पे। उर्वशी 1961 में प्रकाशन हुआ था। ये सब चीज़ों को आप बाद में नोट कर लीजिएगा। और ये सब का PDF अगर आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़िएगा दोस्तों, आपको सब कुछ मिल जाएगा। हम पूरा डिस्क्राइब इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपका नॉलेज एकदम विस्तार हो जाए, अब मज़ा आ जाए आपको पढ़ करके, लगे कि हम बहुत कुछ सीख लिए हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों, बहुत कुछ हम आपको बता दिए हैं, ठीक है दोस्त। अब हम लोग आगे चलें। अब तो देखिए, तो एक चीज़ और यहाँ पे बता देते हैं आपको, संस्कृति के जो 4 अध्याय हैं उसकी जो भूमिका नेहरू जी ने लिखे थे, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ना, वही संस्कृति के 4 अध्याय की भूमिका लिखे थे। और ये फिर दिनकर जी इसको किसको समर्पित किए थे? हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो बिहार के ही रहने वाले हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको ही ये किताब समर्पित कर दिए थे दिनकर जी, संस्कृति के 4 अध्याय। तो ये सब चीज़ हम आपको बता दिए हैं। और बता देते हैं दोस्तों कि दिनकर जी ने इकबाल, मोहम्मद इकबाल को और टैगोर को, रविन्द्रनाथ टैगोर को, दोनों को नवोत्थान का कवि माना है इसी रचना में। अब हम बहुत ज़्यादा आपको बता दिए हैं, तो नेट JRF का लेवल आपको हम दे दिए हैं। अब क्या करें, हमारे लेवले इतना हम ज़्यादा पढ़ दिए थे कि हमको रुकते नहीं है। जहाँ पे नॉलेज की बात आती है हमें लगता है आपको एकदम स्नान करा दे, एकदम ज्ञान का अमृत बहा दें आपके सामने। तब चलिए अब आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए कितना आसान प्रश्न, 1929 में लिखे थे रामचंद्र शुक्ल। यहीं पर बात आएगा दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो ये 3 प्रकार का रचना लिखे थे हिंदी साहित्य का इतिहास में। एक लिखे थे हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में, हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात कर रहे हैं। फिर एक रचना इनका है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये 1952 में। फिर इनका रचना है हिंदी साहित्य का आदिकाल, तो वो भी 1952 में है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी 3 रचना लिखे हैं, तीनों को तो हम अभी बता ही दिए। अब देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर तो आप जानते हैं, ये हमारे बंगाल के रहने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने लिखा है, ठीक है। हमारे राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर लिखे हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। 102 के बाद 103, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु कौन है? सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु कौन है? तो गुरु नानक हैं दोस्तों। कौन है? गुरु नानक। अब हम लोग आगे चलते हैं। रामचरितमानस में कितने कांड है? रामचरितमानस में कितने कांड है? तो हम आपको बार बार बताते हैं, रामचरितमानस में 7 कांड है। कितने कांड है? 7 कांड, ठीक है दोस्तों। कितने कांड हैं? 7 कांड। अब हम 7 कांड को याद कैसे करेंगे? तो सबसे पहले, क्योंकि क्रम भी पूछ दिया जाता है कि क्रम कह देता है कौन कांड पहले है बाद में, सब क्रम से याद रखना पड़ता है इसको, 7 कांड को। तो सबसे पहले बाल कांड। बाल कांड मैंने बच्चा से स्टार्ट होता है, जब राम जी बच्चा थे तो वहां से स्टार्ट होता है बाल कांड से। तो कितना ईजी है। बाल कांड के बाद क्या होता है? अयोध्या कांड होता है, ठीक है। तो बाल कांड के बाद अयोध्या कांड, ठीक। अयोध्या कांड के बाद अरण्य कांड। अरण्य कांड देखिए 3 अक्षर से मिलकर के बना है, ऐसे तो वो 3.5 है, आधा न का होता है, पर ट्रिक याद करने के लिए अरण्य देखिए सुनने से भी लग रहा है 3 अक्षर। हम लोग ज़्यादा अभी ज्ञान में जाएंगे, ओरिजिनल ज्ञान में तो फंस जाएंगे। तो अरण्य देखिए 3 अक्षर से मिलकर बना है दोस्तों, तो अरण्य को 3 नंबर पे रखेंगे। और 4 नंबर पे किसको रखेंगे? किष्किंधा। किष्किंधा देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा कि 4 अक्षर से मिलकर बना है, किष्किंधा, ठीक है। पर देखिए आधा पौने इस सबको मत जोड़िएगा क्योंकि फिर ट्रिक नहीं बन पाएगा। तो किष्किंधा अगर जोड़ते हैं, किष्किंधा, तो किस की न अधा, किष्किंधा में 4 अक्षर है, तो यहाँ पे किष्किंधा 4 नंबर पे हो गया। फिर किष्किंधा के बाद क्या हो गया? सुंदरकांड, 5 नंबर में सुंदरकांड। सुंदरकांड भी देखिए 5 अक्षर से मिलके बना है, सुंदर और कांड। तो कांड, तो इस तरह से हम लोग याद रखेंगे, बस समझ गए। तो सुंदरकांड में 5 नंबर पे। और छठा में क्या? लंका कांड। लंका कांड क्या होता है? छठा में लंका कांड माने लंका जब गए थे ये हनुमान जी, तो कैसे गए थे? उड़ करके गए थे। जब हम लोग छक्का भी मारते हैं क्रिकेट में, जब खेलते हैं तो छक्का जब मारते हैं क्या होता है? गेंद एकदम उड़ करके बाउंड्री लाइन के पार जाता है, तो छक्का कहलाता है। तो इसी तरह से यहाँ पे जो छक्का है 6 नंबर पे जो है लंका कांड है। ये सब हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, वास्तविकता से या हमारा व्याकरण से कहीं कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। ये मत समझिए किष्किंधा अगर सर बोल रहे हैं अरे वो तो 4.5 अक्षर का है, 5 अक्षर का है, सर हमको उल्टा पढ़ा रहे हैं, सर को गिनने नहीं आता है, बस हम ट्रिक के लिए बता रहे हैं। किसी तरीके से टोका फंसा के याद कीजिए, लिंक जोड़ के। फिर साथ में लास्ट है कौन? उत्तरकांड, ठीक है। तो लास्ट नंबर पे होगा उत्तरकांड। पहला और लास्ट तो ऐसे भी याद हो जाता है कि पहला बालकांड, लास्ट है उत्तरकांड, बीच वाला में आप फंसते हैं तो याद हम करा दिए दोस्तों। अब चलिए 4 के बाद हम लोग चलेंगे 5 में। भक्तमाल के रचनाकार कौन है? भक्तमाल,
तो भक्तमाल के रचनाकार है कौन? नाभादास। देखिए नाभादास इस रचना को 1585 में लिखे थे। कब लिखे थे दोस्तों? 1585 में। ये ब्रज भाषा की रचना है। इसमें 200 कवियों का अपने भक्तमाल में 200 भक्तों का चरित्र लिखा गया है। इसमें 200 भक्तों के बारे में। ये जो नाभादास हमारे हैं, नाभादास अग्रदास के चेला हैं। किनके हैं चेला? अग्रदास के। याद रखिएगा दोस्तों, एक अग्रदास हैं, उन्हीं का चेला है नाभादास। ठीक है। और ये 56 छंद में लिखा गया है भक्तमाल। किस छंद में? 56 छंद में। हम आपको सब कुछ बता दिए। 1585 में लिखा गया। ये सब इर्द गिर्द जितना भी क्वेश्चन पूछ सकता था हम सब बता दिए दोस्तों। अब हम लोग और आगे अब चलते हैं। अब हम लोग बरवै नायिका भेद के रचनाकार कौन है? बरवै नायिका भेद एकदम आसान प्रश्न है। रहीम है। कौन है? रहीम। बरवै में कौन है? बरवै नायिका भेद के रचनाकार कौन है? रहीम है। अब चलिए आगे चलते हैं। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? ये देखिए रामचंद्रिका 1601 में लिखा गया था। रामचंद्रिका ये राम जी के बारे में लिखा गया है। किनके बारे में? रामचंद्रिका। नाम से नाम में लगा है रामचंद्रिका। राम जी के बारे में लिखे थे कौन? केशव दास। इसीलिए केशव दास हमारे रीति काल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं? रीति काल के। ये राम जी के बारे में लिखे थे रामचंद्रिका। अब ये कहा जाता है इनको कि ये तुलसीदास का जोड़ करने, तुलसीदास का जब रामचरितमानस लिखे तो उसी का कॉपी एक तरह से इन्होंने किया था कि उनसे भी हम बेहतर रचना लिखने का प्रयास करते हैं। और केशवदास का जन्म 1555 ईस्वी में हुआ था। समझ गए दोस्तों? केशवदास जो हैं, हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देंगे। केशवदास जो हैं हमारे हाँ, तो हम लोग एक चीज़, हाँ, तो केशवदास का और जो रचना है, इनका एक रचना है कवि प्रिया। कौन सा रचना है? कवि प्रिया। एक है रसिक प्रिया। तो कवि प्रिया भी 1601 में रचना हुआ था कवि प्रिया का। इनका एक और रचना है विज्ञान गीता। तो विज्ञान गीता 1607 में हुआ था। ठीक है। और इनका एक रचना है रसिक प्रिया जो 1591 ईस्वी में लिखा गया था, केशवदास का रचना। ठीक है। अब हम लोग इतना तो जान गए दोस्तों। अब हम लोग आगे समझते हैं। अगर देखिए कोई बात हमारे मुंह से अगर गलत निकल जाता है और आप इसको जान जाते हैं तो आपको घबराना नहीं। कभी कभी कोई चीज़ मुंह से गलती से निकल जाता है, ऐसे तो हम पूरा प्रयास करते हैं कि गलत हमारे मुंह से ना निकले, पर कभी कभी माइंड इधर उधर डिस्टर्ब होने की वजह से भी हो जाता है। और देखिए हम रात में वीडियो शूट कर रहे हैं तो थोड़ा सा हो जाता है माइंड डिस्टर्ब, पर हम गलत बोलने का प्रयास कभी नहीं करते हैं। और कभी गलती अगर हमसे हो जाता है तो आप हमको बता दीजिएगा वीडियो में, से हम दोबारा देखते हैं तो हमको समझ में आ ही जाता है। हम आपको गलत अगर कभी बता भी देंगे तो हम कमेंट में लिख करके दे देंगे कि हाँ ये चीज़ गलत हुआ है। ये बड़े बड़े टीचरों के साथ भी ऐसा होता है, कभी कभी कोई चीज़ मुंह से गलती से निकल जाता है। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग आगे चलते हैं। रीतिकाल के कवि हैं। अब देखिए रीतिकाल के कवि कौन है यहाँ पे बताइएगा। कितना आसान प्रश्न है। हमारे बिहारी जो है रीतिकाल के कवि हैं। रीतिकाल में 3 तरह के कवि हुए, एक रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीति मुक्त। तो बिहारी जो है रीति मुक्त कवि हैं, सॉरी रीति सिद्ध हैं। बिहारी क्या है? रीति सिद्ध है। पर रीति मुक्त में कौन आएंगे? घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम, ये रीति मुक्त में आएंगे। और रीतिबद्ध में कौन कौन आएंगे? केशवदास, पद्माकर, देव, सेनापति, भूषण, मतीराम, ये सब क्या हैं? ये हमारे रीतिबद्ध के कवि हैं। ठीक है दोस्तों, हम आपको बहुत अच्छे समझा दिए। अब हम लोग आगे चलते हैं। रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? रानी केतकी की कहानी 1803 में लिखा गया है। किसके द्वारा? इंसा अल्लाह खान के द्वारा। किसके द्वारा? इंसा अल्लाह खान। ये 1803 में। 1803 कैसे? इसी को देखिए उदयभान चरित भी बोला जाता है। रानी केतकी की कहानी को क्या कहा जाता है? उदयभान चरित। याद रख लीजिएगा दोस्तों इसको। ठीक है। और अब हम लोग एक बात और समझें। 1803 ये कब लिखा गया था? 1803 में। हमको देखिए लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, उंगली से लिखना पड़ता है। 1803 में। यहाँ जो 3 है ना, देखिए इंसा अल्लाह खान 3 शब्दों से मिलकर बना है। इंसा अल्लाह खान, तो देखिए 3 अक्षर से मिलकर बना है, इसलिए हम लोग दिमाग रखेंगे 1803। ठीक है। क्योंकि इंसा अल्लाह खान 3 अक्षर से मिलकर बना है, तो याद रखिए, क्योंकि बहुत बार इसका पूछ देता है रानी केतकी की कहानी कब लिखा गया है। इसको खड़ी बोली की पहली रचना मानी जाती है, इसलिए इसको याद रखिएगा 1803 में। 3 कैसे? इंसा अल्लाह खान 3 अक्षर से मिलकर, 3 शब्दों से मिलकर बना है, इसलिए 3 रखेंगे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। शिवराज भूषण किस कवि की रचना है? शिवराज भूषण बताइए। शिवराज भूषण किस कवि की रचना है दोस्तों? बता देंगे जल्दी। शिवराज भूषण जल्दी बताइए। आप लोग भी कुछ कुछ बता दीजिए हमको। तो ये देखिए भूषण हो जाएंगे। बताए थे ना, भूषण रीतिकाल के कवि हैं। किसके हैं? रीतिकाल के। और रीतिकाल में भी किसके हैं? रीतिबद्ध के हैं। ये वीरता के बारे में ज़्यादा लिखते हैं भूषण। ठीक है। अब देखिए 10 के बाद हम लोग 11 में चलते हैं। बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? बिहारी। देखिए बिहारी को आप अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि बिहारी देखिए ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये बिहारी का रचना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। बिहारी का एक रचना कौन सा है? बिहारी का जन्म कब हुआ था बता सकते हैं आप हमको? हाँ, परीक्षा गुरु के उपन्यास के लेखक कौन है? परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक बताइएगा दोस्तों। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं हमारे लाला श्रीनिवास दास। 1882 की रचना है। चलिए 12 के बाद 13। भारत भारती किस कवि की रचना है? भारत भारती बताए थे 1912 की रचना है। मैथिली शरण गुप्त का है। किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है।
क्या भारत भारती, और इसी पे पर खुश होकर के इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दिए थे हमारे महात्मा गांधी। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग और चलते हैं। मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ था? 1886 में। कब हुआ था जन्म? 1886 में। मैथिली शरण गुप्त की और भी रचनाएं जैसे साकेत है वो 1931 में, यशोधरा 1932 में, और पंचवटी 1925 में, और भी इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। आपको सब याद रखना है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है मैथिली शरण गुप्त से बार बार। देख भी रहे हैं आप। 13 के बाद 14 में चलेंगे दोस्तों। अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा आप। अब देखिए, गोदान उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? गोदान उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो ये कौन है? प्रेमचंद। कौन है? प्रेमचंद। 1936 में गोदान लिखा गया था। इसमें होरी, धनिया, गोबर सबका नाम है, यहाँ पे पात्र हैं इसमें। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। 14 के बाद 15 में छायावाद का समय प्राय माना जाता है। बताइए, छायावाद 1918 से 1936 तक माना जाता है दोस्तों। छायावाद के पहले क्या होता है? द्विवेदी युग। 1900 से 1918 तक द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के पहले कौन होता है? 1850 से लेके 1900 ईस्वी तक होते हैं हमारे भारतेंदु युग। ठीक है, और 36 के बाद 36 से लेके 43 तक प्रगतिवाद रहता है। 1936 से 43, और 43 के बाद क्या हो जाता है? तार सप्तक, उसको कहिए प्रयोगवाद कहिए, जो अपना कह लीजिए। वहीं से तार सप्तक, प्रयोगवाद सब एक साथ चलता है। तार सप्तक के संपादक कौन होते हैं? अज्ञेय जी। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं, सब आएगा, हम लोग बात करेंगे। संसद से सड़क तक किसकी रचना है दोस्तों? संसद से सड़क तक किसकी रचना है? 116 में आप बताएंगे जल्दी से। सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल की रचना है। आप लोग देखिएगा दोस्तों, ये जो रचना 1972 में लिखा गया था, ये संसद से सड़क तक काव्य संग्रह, ये काव्य संग्रह का ही नाम है संसद से सड़क तक। 1972 में लिखा गया था। और ये धूमिल का पहला काव्य संग्रह, याद रखिएगा, पूछता है क्वेश्चन। धूमिल का पहला काव्य संग्रह कौन है? तो यही है, संसद से सड़क तक। इसमें कुछ प्रमुख कविता इसके अंदर है, वो कविता का नाम बता देते हैं। मोचीराम, नक्सलवाड़ी और कविता, पटकथा आदि कविताएं इसमें क्या है? लिखा गया है इस काव्य संग्रह में। ये सब फेमस कविता था, वो आपको बता दिए हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब कविताओं को हमने पढ़ा था अपने एम में, जब मैं BHU में पढ़ रहा था तो एम में ये सब चीज़ों को मैंने पढ़ा था। मोचीराम, नक्सलवाड़ी, ये सब चीज़ें आई थी। अब चलिए 16 के बाद हम लोग चलेंगे दोस्तों 17 में। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 1915 में लिखा गया उसने कहा था कहानी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी 3 कहानी लिखे थे। पहला तो इन्होंने लिखा था सुखमय जीवन, जो 1911 में लिखा था। फिर बुद्धू का कांटा 1914 में लिखा, और 1 साल के बाद उसने कहा था 15 में लिखा, उसने कहा था। ठीक है दोस्तों, ये 2 निबंध इनका भी है, कछुआ धर्म और मारेसी मोही कुठाव करके इनका 2 निबंध भी है गुलेरी जी का। ये सब हम बता देते हैं ताकि आपको सब विस्तार हो जाए नॉलेज का, क्योंकि इर्द गिर्द भी अगर क्वेश्चन पूछे तो आप कर ले जाएं। ठीक है दोस्तों, कामायनी किस विधा की रचना है? कामायनी किस विधा की रचना है? तो बताइए, कामायनी किस विधा की रचना है दोस्तों? तो कामायनी क्या है? एक प्रकार का महाकाव्य है। कामायनी में कितने सर्ग हैं? तो 15 सर्ग हैं। इस सर्ग को आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस सर्ग से क्वेश्चन पूछता है 15 सर्ग से। मिलान करने क्रम से आपको याद करना पड़ेगा। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद, ऐसे करके है। समझ गए? तो ये 15 हैं टोटल इसके। तो आपको एकदम रफ्तार में सब याद कर लेना है, पर हम आपको बाद में हम आपको इसका तरीका भी बता देंगे। ठीक है दोस्तों, याद करने का। 19 का देखिए, तार सप्तक का संपादन करने वाले व्यक्ति कौन है? देखिए, तार सप्तक 1900, देखिए 4 तार सप्तक आया था। पहला आया था 43 में, फिर 8-8 साल के अंतराल में 3 बार आया था। समझ गए? पहला 43 में 8 जोड़ दीजिए तो 51 हो गया, 51 में 8 फिर जोड़ दीजिए तो 59 हो गया। तो 3 आया, पहला आया 43, दूसरा आया 51, तीसरा आया 51, 8, 59, तीसरा आया 59 में, और जो चौथा आया ये 20 साल के बाद आया। तो 59 से 79, 59 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 79। तो चौथा 79 में आया। ये चारों तार सप्तक का संपादन करने वाले कौन थे? अज्ञेय जी थे। ये तार सप्तक के कवियों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, सब में 7-7 कवि होते हैं तार सप्तक में। तो समझ गए? यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में। अगर आप कहेंगे तो हम तार सप्तक पे एक ट्रिक बना देख करके हम आपको बता देंगे एक वीडियो में, आपको चारों तार सप्तक अच्छे से याद करा देंगे, क्योंकि सब एग्जाम में आपका पूछा जाता है दोस्तों। आप हमको कहेंगे तो इसका हम ट्रिक बता देंगे आपको हम। अब यहाँ पे हम कितना ही बताएं आपको। तीसरी कसम कहानी के लेखक कौन है? बताइए, तीसरी कसम कहानी के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। ये हमारे बिहार के लेखक हैं। ठीक है, इनकी एक रचना है महिला आंचल, जो 1954 में लिखा गया था। और फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 1921 ईस्वी में हुआ है। हमारे बिहार के ही रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। तीसरी कसम जो है ये 1956 में लिखा गया कहानी है, और तीसरी कसम एक इस पे फिल्म बना है। इसका मारे गए गुलफाम ओरिजिनल कहानी है जो लिखे थे रेणु जी, पर तीसरी कसम नाम का एक फिल्म बना है। ठीक है, तो याद कीजिएगा। तीसरी कसम में हीरामन और हीराबाई नाम की 2 पात्र हैं। ये आपका यस स्टेट में सब पूछता है अक्सर चीज़ें।
अब महिला आंचल भी स्टेट में पढ़ना है तो इसलिए आपको हम विस्तार से बता देते हैं। तो हीराबाई और हीरामन ये दो नाम होते हैं, दो पात्र होते हैं तीसरी कसम कहानी में, और बहुत मज़ेदार फिल्म आप देख लीजिएगा, तीसरी कसम नाम से ही फिल्म है। इसका ओरिजिनल कहानी का नाम है मारे गए गुलफाम। ठीक है दोस्तों, हम आपको समझा दिए हैं। और देखिए ये जो है ना बाद में 1959 में छपा था ठुमरी नामक कहानी संग्रह में, 1959 में, यही तीसरी कसम। ठीक है, ये मारे गए गुलफाम नाम से, इसी का दो नाम है, मारे गए गुलफाम अर्थात तीसरी कसम। तीसरी समझा दिए हम आपको सब कुछ। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम लोग चलते हैं। महिला आंचल किस विधा की रचना, अभी बताए थे, उपन्यास महिला आंचल 1954 में लिखा गया। महिला आंचल मेरीगंज, बिहार के एक मेरीगंज जगह है, मेरीगंज गांव के घटना का चित्रण है महिला आंचल। मैं इसको पढ़ाऊँ, आप भी इसको पढ़िएगा कभी सर, क्योंकि यह स्टेट के सिलेबस में महिला आंचल लगा हुआ है, पूछता है स्टेट में क्वेश्चन इससे बहुत ज़्यादा। तो महिला आंचल समझ गए, इसमें डॉक्टर प्रशांत होता है, कमली होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, पात्र हैं इसमें, विश्वनाथ प्रसाद हैं। चलिए अब हम ज़्यादा नहीं यहाँ पे करेंगे। महिला आंचल 1954 में लिखा गया है। तो कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन किसने किया दोस्तों? कवि वचन सुधा। देखिए ये हुआ 1868 में। कब हुआ? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। भारतेंदु हरिश्चंद्र 3 पत्रिका का संपादन किए थे। पहला है कवि वचन सुधा 1868 में, फिर दूसरा है इनका हरिश्चंद्र चंद्रिका या हरिश्चंद्र मैगजीन, एक ही नाम है। पहले नाम था हरिश्चंद्र चंद्रिका, बाद में हो गया हरिश्चंद्र मैगजीन, ये 1873 में। हरिश्चंद्र चंद्रिका या हरिश्चंद्र मैगजीन कब? 1873 में। फिर इनकी तीसरी जो पत्रिका संपादन किए थे बाला बोधनी नाम से, वो 1874 में। ठीक है, हम बता दिए आपको दोस्तों। अब चलिए अब आगे चलते हैं। निराला की साहित्य साधना। निराला की साहित्य साधना पुस्तक के लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा हमारे इनका जन्म 1912 ईस्वी में हुआ है, रामविलास शर्मा का। और निराला की साहित्य साधना इन्होंने लिखा है 1969 में। कब लिखे निराला की साहित्य साधना? 1969 में। और 1 साल के बाद इसी रचना पे रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1970 में, 1 साल के बाद। सोचिए, निराला की साहित्य साधना 1969 में इसका प्रकाशन हुआ, और 1 साल के बाद 1970 में रामविलास शर्मा को इसी रचना पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया। बात समझ गए? और रामविलास शर्मा तार सप्तक पहले के कवि हैं, पहला तार सप्तक के कवि हैं। ठीक है, और समझ गए, आपको हम सब कुछ समझा दिए दोस्तों। अब हम लोग आगे चलते हैं। सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना बताएंगे? ये भवानी प्रसाद मिश्र का है। ये सतपुड़ा के जंगल जो है ये गीत फरोश नामक काव्य संग्रह है। भवानी प्रसाद मिश्र का एक काव्य संग्रह है, उसमें बहुत सारी कविता होती है काव्य संग्रह में। तो गीत फरोश नामक काव्य संग्रह है जो 1956 में लिखा गया था, गीत फरोश। ठीक है, तो उसी में और इसमें बताया गया सतपुड़ा के जंगल में, ये जो एक कविता है सतपुड़ा के जंगल, तो उसमें पूछा जाता है, आपका प्रश्न भी पूछा जाता है कि इसमें कौन से पक्षी के बारे में चर्चा है? तो इसमें गोंड जाति, जो गोंड जाति का अक्सर कहाँ होता है? आदिवासी जो जंगल उंगल में रहते हैं, गोंड जाति। तो गोंड जाति के बारे में बताया जा रहा है कि गोंड जाति जो जंगल में रहते हैं मुर्गा और तीतर पालते हैं, 2 चीज़ पालते हैं, 2 पक्षी, मुर्गा और तीतर। याद रखिएगा, प्रश्न पूछता है यहाँ, नेट जेआरएफ में भी प्रश्न पूछता है, टीजीटी पीजीटी में भी। अब भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कब हुआ था? 1913 में। अब भवानी प्रसाद मिश्र दूसरे तार सप्तक के कवि थे, और दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन 1951 में हुआ था, पहला का 43 में, 8 साल के अंतराल में। 43, 8, 51, 51, 8, 59, तीसरा हुआ था 59 में, और चौथा 1979 में, 20 साल के बाद हुआ था चौथा। और उदय प्रकाश ने इन्हें, भवानी प्रसाद मिश्र को बोले हैं कविता का गांधी इनको कहा है। ठीक है दोस्तों, हम आपको सब कुछ यहाँ पे समझा दिए। अब हम लोग चलेंगे 25 में। शिरीष के फूल की रचना की है, बताइए शिरीष के फूल किसकी रचना? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, इनकी। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे चलते हैं। हाँ, कौन सी कहानी फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित नहीं है बोल रहा है? तो देखिए कौन नहीं है, तो हार की जीत। हार की जीत जो है सुदर्शन के द्वारा लिखा गया है, ये है। ठीक है, सुदर्शन के द्वारा हार की जीत। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, तो हार की जीत सुदर्शन के द्वारा लिखा गया। और संबदिया और ठेस, संबदिया और ठेस ये रेणु जी की रचना है। संबदिया और ठेस किनकी रचना है? रेणु जी की, याद रखिएगा। ठेस में देखिए सिरचन और मानू है, एक कलाकार के को थोड़ा सा आत्मसम्मान पर चोट लगता है, उसी को ठेस बोला जा रहा है। ये कहानी है सिरचन और मानू। और संबदिया भी एक कहानी है इनका, पर ये हार की जीत सुदर्शन नामक एक लेखक हैं, उनकी ही रचना है हार की जीत, कहानी है ये भी है। बाबा भारती हैं हार की जीत में। अब इनको एगो डाकू आ जाता है, इनका घोड़ा लेकर के चला जाता है। ठीक है, यही है, छीन करके धोखे से लेकर के जाता है, फिर वो बाद में इनका घोड़ा ला करके देता है खुद से। तो ये हार की जीत कहा जा रहा है इसको, कहानी को। अब चलते हैं दोस्तों 26 के बाद 27 में। बादल राग कविता के रचनाकार कौन है? ये सुरकांत त्रिपाठी निराला है। कौन है? बादल राग के सुरकांत त्रिपाठी निराला। और बादल राग अनामिका नामक इनका काव्य संग्रह में छपा था। अनामिका 1923 में। अनामिका कब रचना हुआ था? 1923 में, और 6 खंडों में प्रकाशित है।
ठीक है। तो और देखिए, तो उसी में ये रचना है बादल राग अनामिका में। ये बादल राग जो है ना एनसीईआरटी में पढ़ना है दोस्तों। किस में पढ़ना है? एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी क्लास 12th का रचना है बादल राग, उसमें पढ़ना है एनसीईआरटी क्लास 12th में। देखिए कफन कहानी के लेखक कौन है? कफन के कौन हो जाएंगे? प्रेमचंद। ये कफन 1936 में अंतिम रचना है, 1936 में प्रेमचंद का। ठीक है, ये कहानी और इनका एक उपन्यास भी था 1936 में गोदान नाम से। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं 28 के बाद 29 में। जहाँ कोई वापसी नहीं, ये निर्मल वर्मा का कहानी है। ठीक है, ठीक, आगे हम लोग अब चलते हैं दोस्तों। प्रेम घन की छाया स्मृति के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल को जो साहित्य के बारे में जो भी आलोचना करने के बारे में या जो भी साहित्य में जो इंटरेस्ट जगा था, ये जो बद्री नारायण प्रेम घन है ना, उन्हीं के सानिध्य में रह करके इन्होंने साहित्य में अपना रुचि जगाया था। कौन? रामचंद्र शुक्ल, प्रेम घन के ही, तो इसलिए ये लिखते हैं प्रेम घन की छाया स्मृति। ठीक है, याद रखिएगा, इनके फैन है रामचंद्र शुक्ल, समझिए एक तरह की चेला है प्रेम घन के, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। याद रखिएगा दोस्तों, हम आपको सब कुछ समझा दिए हैं। ओके दोस्तों, 130 के बाद जो आपका प्रश्न है ये है, देखिए अब गद्यांश है, तो 20 गद्यांश हैं, 100-150 तक है। 130 तक तो हमको समझा दिए, 20 गद्यांश है, तो गद्यांश का ही हम आपको दिखाएंगे। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा, गद्यांश को प्रैक्टिस कर दीजिएगा। इसका आंसर की भी है साथ में रहेगा, आप खोजना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको खोज लीजिएगा, सब कुछ मिल जाएगा। ओके दोस्तों, जय हिंद जय भारत। हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।